हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रोश। जब भी देश में एलीट कमांडोज का नाम आता है तो सबसे पहले ज़बाद सिपाही कहे जाने वाले एनसीजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नाम जरूर आता है। एनसीजी देश के सबसे अहम कमांडो फोर्स में से एक है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। टेररिस्ट की ओर से होने वाले हमलों में इंटरनल सेफ्टी के मोर्चे पर लड़ने के लिए इन्हें विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। 26/11 को हुए मुंबई हमलों के दौरान एनसीजी के द्वारा किए गए कामों की सभी ने तारीफ की थी। इसके साथ ही वीआईपी सेफ्टी, बॉम्ब रिस्ट्रेनिंग और एंटी हाईजैकिंग के लिए इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आर्मी के लड़ाके शामिल किए जाते हैं, हालांकि दूसरे फोर्सेस से भी लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। इनकी फुर्ती और तेजी की वजह से इन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है। इनकी यूनिफॉर्म हमेशा ब्लैक कलर की होती है और ये अपने फेस को भी हमेशा ब्लैक कलर से कवर रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि सरनास में तब कर ये लोग ब्लैक कमांडो बनते हैं, क्या कुछ इनके काम होते हैं और कैसे ये एस्टेब्लिश हुए थे और क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स हैं। हर एक के बारे में डिटेल में बात करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। सो लेट्स स्टार्ट। एनसीजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ और बीएसएफ से आते हैं। इन कमांडोज का काम सिर्फ 5 साल तक होता है। 5 साल भी सिर्फ 15 से 20% जवानों को ही रखा जाता है। बाकी कमांडोज को 3 साल पूरा होने पर उनकी पिछली फोर्सेज पर वापस भेज दिया जाता है। भारत में सबसे मेन लोगों की सेफ्टी और आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा एनएसजी का होता है। एनएसजी को 16 अक्टूबर 1984 में बनाया गया था ताकि देश में होने वाली टेररिज्म एक्टिविटीज से निपटा जा सके। एनएसजी का स्लोगन है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। कमांडोज एनएसजी को नेवर गिव अप भी कहते हैं। लेकिन ब्लैक कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है। ब्लैक यूनिफॉर्म और बिल्ली जैसी क्लेवरनेस के साथ इन्हें ब्लैक कैट कहा जाता है। हर किसी को ब्लैक कैट कमांडो बनने का मौका नहीं मिलता। इसके लिए आर्मी, पैरामिलिट्री या पुलिस में होना जरूरी है। आर्मी से 3 और पैरामिलिट्री से 5 साल के लिए जवानों को कमांडो ट्रेनिंग के लिए लिया जाता है। इनका मोटो है सबके लिए एक और एक के लिए सब। इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद होता है कि सुटेबल और फिटेस्ट लोग ही सेलेक्ट हो सके। डायरेक्ट सिलेक्शन एनएसजी में कहीं से भी नहीं होती है। और जैसे कि मैंने बताया, इनकी ट्रेनिंग के लिए इंडियन आर्मी के टॉप जवानों को चुना जाता है। उनका सिलेक्शन कई फेजेस में किया जाता है और लास्ट में ये सैनिक ट्रेनिंग के लिए मानेसर एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। ये देश के सबसे जाबाज सैनिक होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद भी कोई सैनिक अंतिम रूप से कमांडो ही बन जाए। देश में करीब 14,500 एनएसजी कमांडो हैं, जिन्हें 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। लेकिन ये ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि आधे तो कुछ ही महीनों में छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना पड़ता है। बिना सहारे के पहाड़ पर भी चढ़ना पड़ता है। भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर दौड़ना और घने जंगलों में रात गुजारना भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इनके पास मॉडर्न वेपन्स होते हैं और इन्हें एयर अटैक, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। आमतौर पर 4 गरुड़ कमांडो मिलाकर एक छोटा दस्ता बनाते हैं, जिसे ट्रैक कहते हैं। 4 कमांडो के ऐसे 3 ट्रैक बनाए जाते हैं। पहला ट्रैक दुश्मन पर हमला बोलता है, जबकि कमान नंबर 2 के पास होती है। इतने में नंबर 3 टेलीस्कोप गन से निशाना लगाता है, जबकि आखिरी गरुड़ भारी हथियारों के साथ तबाही मचाता है। ये आगे बढ़ने की टेक्नोलॉजी होती है। इसे कैटरपिलर पैंतरा भी कहते हैं। पोर्टेबल लेजर डेजिग्नेशन सिस्टम एक दूरबीन का काम करता है जो फाइटर प्लेन से जुड़ा होता है। इसके द्वारा कमांडो अपने दुश्मन को जमीन पर 20 किलोमीटर तक देख सकता है। इसके बाद कमांडोज टारगेट सेट करते हैं। फाइटर प्लेन उनका खात्मा करता है। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं और इन्हें मुख्य तौर पर माओवादी के खिलाफ मुहिम में शामिल किया जाता रहा है। एनएसजी के लिए वेपन स्पेशली इजराइल से मंगाए जाते हैं। ये रात के अंधेरे में भी खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। ये फोर्स एक मशीन की तरह काम करती है, जिसके पुर्जे एक दूसरे से मिले होते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 हफ्ते तक चलने वाली ये देश की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30 to 40% फिटनेस एलिजिबिलिटी होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 to 90% तक हो जाती है। कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है। जिस तरह से आईएएस चुनने के लिए पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेन और लास्ट में इंटरव्यू आता है, जिसका शायद सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों का ही सिलेक्शन हो सके। ठीक उसी तरह कमांडोज फोर्स के लिए भी कई फेजेस में चुनाव होता है। सबसे पहले जिन रंगरूटों का कमांडोज के लिए सिलेक्शन होता है वो अपनी अपनी सेनाओं का सबसे टॉप सैनिक होते हैं। उसके बाद भी उन्हें सिलेक्शन के लिए कई फेजेस से गुजारना होता है। उसके बाद फिर ये लोग मानेसर के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। इतने सारे फेजेस से गुजरने के बाद इन लोगों को ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है और ये भी कंफर्म नहीं होता कि ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचने के बाद 90 दिनों की हार्ड ट्रेनिंग से पहले भी 1 हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 15 से 20% सैनिक अपनी लास्ट दौड़ में पहुंचने से रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं, अगर उन्होंने 90 दिनों की ट्रेनिंग पूरी अच्छे से कर ली तो फिर ये सैनिक ऐसे खतरनाक कमांडोज में ढल जाते हैं जिनकी डिक्शनरी में असफलता जैसा यानी इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द नहीं होता। एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि इसे कुछ फैक्ट्स के साथ समझा जा सकता है। किसी भी चुने हुए रंग रूट को एनएसजी कमांडो बनने के लिए पहले 90 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग सक्सेसफुली पूरी करनी होती है, जिसकी शुरुआत में 18 मिनट के अंदर 26 करतब करने होते हैं और 780 मीटर की बाधाओं को पार करना होता है। अगर चुने गए रंग रूट शुरुआत में सारा कोर्स 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा नहीं करते तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि
जबकि ट्रेनिंग के बाद इन्हें ज्यादा से ज्यादा 18 मिनट के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज निपटानी होती है। अगर किसी कमांडो को एक कैटेगरी हासिल करनी है तो उसे पूरा कोर्स 9 मिनट के अंदर पूरा करके दिखाना होता है। ध्यान देने के लिए बात यह है कि इस कोर्स में जो हिंड्रेंस होती है वो सब एक जैसी नहीं होती है। इन हिंड्रेंस में से कोई तिरछी होती है तो कोई सीधी, कोई ऊंची तो कोई जमीन से जुड़ी हुई। अलग अलग तरह की 780 मीटर की इस हिंड्रेंस को एनएसजी के ट्रेनिंग रंग रूट को ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट के अंदर और अच्छे कमांडोज में शुमार होने के लिए 9 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है। किसी भी चुने गए कमांडो को 90 दिनों की कंपलसरी ट्रेनिंग के दौरान 50 से 62,000 जिंदा कारतूसों को अपनी फायर प्रैक्टिस में यूज करना होता है, जबकि किसी जनरल सैनिक की पूरी जिंदगी में भी इतनी फायर प्रैक्टिस नहीं होती है। कई बार तो एक दिन में ही एक रंग रूट को 2 से 3,000 फायर करनी होती है। कमांडोज की मेंटल ट्रेनिंग भी बहुत सख्त होती है। उनमें कूट कूट कर देशभक्ति का जज्बा भरा जाता है, अपने फर्ज के लिए ऊंचे इरादे रखने की लगन भरी जाती है, दुश्मन पर हर हालत में जीतने का एम्बिशन भरा जाता है और लास्ट में अपने फर्ज के लिए हर हाल में ईमानदार बने रहने की मानसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान इन कमांडोज को बाहरी दुनिया से आमतौर पर बिल्कुल काट कर रखा जाता है। न उन्हें अपने घर से कांटेक्ट रखने की इजाजत होती है और न ही अलग फोर्सेस से जहां से वो आए हैं। इनको ट्रेनिंग में काफी हार्ड एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ताकि ये लोग फिजिकल रूप से फिट हो सके। किसी भी मुश्किल हालात को देखते ही फौरन एक्शन लिया जा सके, इसके लिए इन्हें जिग-जैग रन की ट्रेनिंग दी जाती है। बॉडी के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं। 60 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए सिर्फ 11 से 13 सेकंड का ही टाइम दिया जाता है और 100 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए सिर्फ 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। ट्रेनिंग को और ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए हाथों में हथियार और पीठ पर वजन भी लाद दिए जाते हैं। एक बंदर की तरह रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरे जगह पर जाना भी कमांडोज की ट्रेनिंग का एक जरूरी हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है इंक्लाइन पुशअप्स करने की। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 9 फुट के गड्ढे को फांदना होता है। किसी मिशन पर जाते समय ना जाने कौन सी सिचुएशन सामने आ जाए, इससे निपटने के लिए इन्हें हाई बैलेंस भी कराया जाता है। पैरेलल रोप के जरिए कमांडोज के शरीर को और मजबूत बनाया जाता है। स्पाइडर वेबनेट के जरिए ऊपर चढ़ना और फिर दूसरी ओर से नीचे उतरना हाथों की पकड़ मजबूत बनाने के काम आता है। रस्सी के सहारे चढ़कर 26 फुट की ऊंचाई की दीवार को पार करना भी जरूरी होता है और 60 फुट की ऊंची दीवार पर चढ़ना भी पहाड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस करवाती है। आसमान से सीधे किसी कमरे में घुसना हो तो उसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद बारी आती है एक्शन की। भले ही हाथों में हथियार ना हो, लेकिन कमांडो दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं। इसमें कई तरह की मार्शल आर्ट्स भी सिखाई जाती है। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उसी का गला काटना है, ये खतरनाक तरीका भी इन कमांडोज को सिखाया जाता है। किसी प्लेन को हाईजैक हो जाने पर उस सिचुएशन से कैसे निपटना है, इसके लिए भी एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बनावटी प्लेन की मदद से ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। एनर्जी कमांडोज को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि कहा जा सकता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये कमांडो सिर्फ एक गोली चलाकर किसी टेररिस्ट को ढेर कर सकते हैं। इन कमांडोज को आंख बंद करके निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने और बहुत ही कम लाइट में निशाना लगाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बैटल असॉल्ट ऑब्स्टेकल कोर्स और CTCC काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। एनर्जी कमांडो को आग के बीच से गुजरते हुए मुकाबला करने और गोलियों की बौछार के बीच से गुजरकर अपना मिशन पूरा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, हथियारों के साथ और हथियार के बिना दोनों तरह से मुकाबले की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्राइविंग एनर्जी की सेफ्टी का एक मेन पार्ट है। इनमें से एलिजिबल ड्राइवर को चुनने के लिए एक अलग से प्रोसेस अपनाई जाती है। और तो और इनको खतरनाक रास्तों, टनल वाले रास्तों और हमलावरों से घिर जाने की सिचुएशन में ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। देश का इकलौता नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर भी एनएसजी के पास है। इस सेंटर से टेररिस्ट के द्वारा किए गए बॉम्ब धमाकों और अलग अलग आतंकी गुटों के हमला करने के तरीकों पर रिसर्च की जाती है। एनएसजी को आतंकवादी हमले की सिचुएशन में आतंकवादियों पर काबू पाना, बंधक बनाए लोगों को छुड़ाना, बॉम्ब की पहचान करके उसे डिस्चार्ज करना, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया, 26/11 को मुंबई में हुए हमलों में ब्लैक कैट कमांडोज का मेन रोल था। इन ब्लैक कैट कमांडोज की सैलरी 84,000 पर मंथ से स्टार्ट होकर 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक की होती है। एवरेज सैलरी देखी जाए तो 1.5 लाख रुपीज पर मंथ होती है और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सारे रिजर्वेशन और सर्विसेज इनको मिलती है। अब बात करते हैं भारत के इन स्पेशल कमांडोज ने कौन कौन से बड़े मिशन को सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचाया है। पहला है ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1। पंजाब में सिख सेपरेटिस्ट की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी। ऐसे में 29 to 30 अप्रैल 1986 को 300 एनएसजी कमांडोज ने बीएसएफ के साथ मिलकर गोल्डन टेम्पल में छिपे सिख उग्रवादियों पर धावा बोला था। 1984 के मिलिट्री ऑपरेशन ब्लू स्टार के कंपैरिजन में यह ऑपरेशन काफी अलग रहा, क्योंकि इस दौरान गुरुद्वारे को बहुत कम नुकसान पहुंचा। गुरुद्वारे को उग्रवादियों से खाली करवाकर 1 मई 1986 को पंजाब पुलिस को दे दिया गया। इस दौरान करीब 300 सिख उग्रवादी पकड़े गए थे। खास बात यह थी कि एनएसजी कमांडोज की स्पेशल ट्रेनिंग के कारण कोई भी घायल नहीं हुआ था और किसी की भी मौत नहीं हुई थी। दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2। 12 मई 1988 को 1000 एनएसजी कमांडोज ने एक और ऑपरेशन के लिए गोल्डन टेम्पल को घेर लिया। स्नाइपर टीम ने 300 फुट ऊंची पानी की टंकी जैसी जगहों पर अपनी पोजीशन ले ली। 3 दिन यानी 15 से 18 मई 1988 तक चले इस ऑपरेशन के बाद एनएसजी ने स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से खाली करवाया। 40 उग्रवादी मारे गए और 200 लोगों ने सरेंडर कर दिया।
थर्ड ऑपरेशन है राजीव गांधी की डेथ। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की डेथ के बाद 1 जुलाई से लेकर 20 सितंबर 1991 के दौरान एनएसजी को सर्च और स्ट्राइक मिशन के लिए एसआईटी के साथ तैनात किया गया था। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। डिस्प्यूटेड बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद हालात को काबू में करने के लिए 25 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 1992 के दौरान 160 कमांडोज को तैनात किया गया था अयोध्या में। नेक्स्ट है ऑपरेशन अश्वमेध। इंडियन एयरलाइंस के प्लेन बोइंग 737 को हाईजैक करने के बाद एनएसजी कमांडोज ने 24 से 25 अप्रैल 1993 को ऑपरेशन अश्वमेध शुरू किया था। अमृतसर में इस प्लेन पर 141 पैसेंजर सवार हुए थे। ऑपरेशन के दौरान 2 हाईजैकर्स जिनमें से एक मोहम्मद यूसुफ शाह भी शामिल था, दोनों मारे गए और इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी ट्रैवलर को कोई नुकसान नहीं हुआ। नेक्स्ट है दिसंबर 1999 प्लेन हाईजैक। नेपाल से हाईजैक किए गए इंडियन एयरलाइंस के प्लेन IC-814 को टेररिस्ट ने अमृतसर में उतारा था। यहाँ पहुंचने के कुछ मिनटों के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सूचना दी गई। हालांकि सीएमजी ने फैसला लेने में काफी टाइम बर्बाद कर दिया। ऐसे में जब तक एनएसजी की टीम अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची तो प्लेन उड़ चुका था। अगर टाइम रहते एनएसजी कमांडोज को रवाना ना किया जाता तो शायद आज रिजल्ट्स कुछ और होते। नेक्स्ट है 2002 में हुआ अक्षरधाम हमला। अक्टूबर 2002 में 2 आतंकियों ने गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर हमला कर दिया था। एनएसजी की टीम रवाना हुई पर दिल्ली में ट्रैफिक के कारण देरी हो गई। ऑपरेशन के दौरान एक कमांडो शहीद हो गया। बाद में एक और जख्मी जवान ने दम तोड़ दिया। सुबह होने तक दोनों आतंकी मारे जा चुके थे और ऑपरेशन सफल होने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है 2008 का मुंबई हमला। 29 नवंबर 2008 को मुंबई में कई जगह पर हमले किए गए। टेररिस्ट की सफाई और होस्टेजेस को फ्री कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो और ऑपरेशन साइक्लोन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 जाबाज कमांडो शहीद हो गए। हालांकि कमांडोज की मदद से 600 से ज्यादा होस्टेजेस को छुड़ाया गया। कमांडोज ने 900 से ज्यादा कमरों की तलाशी ली और 9 आतंकियों को मार दिया। नेक्स्ट है 2016 में हुआ पठानकोट अटैक। पठानकोट हमले के दौरान एनएसजी के साथ मिलकर चलाए गए ऑपरेशन में 6 टेररिस्ट को मार गिराया गया। एक डेड टेररिस्ट की बॉडी में फिट किए गए आईईडी में ब्लास्ट के कारण लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हो गए। यूनिट के 12 लोग इस दौरान घायल हो गए। तो ये थी हमारे देश के महान एनएसजी कमांडोज के बारे में कुछ जानकारियां। आई होप यू लाइक द वीडियो। इससे पहले हमने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में भी इसी तरह एक डिटेल में वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उसे भी जरूर देखना। और अगर ये वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। हमारे काम से रिलेटेड कोई सजेशन और फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।